हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और देखिए, आप लोगों ने 2 दिन की छुट्टी मनाई है। 2 दिन की छुट्टी मना के आप लोगों ने उसका रिवीजन भी किया होगा सिलेबस का। हमारा एक ऐसा टॉपिक चालू हुआ है जो बाकी टॉपिकों पर डिपेंडेंट नहीं है। आप लोगों को मैंने पहली वीडियो में यानी कल वाली वीडियो में केवल ये बताया था कि आप लोगों को धारामापी में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। केवल और केवल धारामापी का इंट्रोडक्शन यही बताया था केवल मैंने आपको। अब बारी है धारामापी को शुरू करने की। तो देखिए, मैंने धारामापी 2 प्रकार के बताए थे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं निलंबित कुंडली धारामापी। आज का हमारा टॉपिक ये है, ठीक है। कल आप लोगों ने धारामापी को पढ़ा, समझा कि उसमें आप लोगों को क्या करना है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया था कि धारामापी तो एक ऐसा अवयव है जो केवल और केवल किसी भी विद्युतीय परिपथ में धारा का पता लगाता है, संसूचन करता है, धारा का मापन नहीं करता। धारा का मापन कौन करेगा? एमीटर। समझ गए? वोल्टता का मापन कौन करेगा? वोल्टमीटर। बात यह है कि धारामापी 2 प्रकार का, चल कुंडली, चल चुंबक। हम लोग चल कुंडली में पढ़ने वाले हैं और सबसे पहला निलंबित कुंडली धारामापी। तो निलंबित कुंडली धारामापी की सबसे पहले मैं संरचना आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, निलंबित कुंडली धारामापी में क्या होता है। निलंबित कुंडली धारामापी में एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। निलंबित कुंडली धारामापी में एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, जिस फ्रेम पर विद्युत रोधी तांबे का तार, विद्युत रोधी तांबे का पतला तार लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। एक एल्यूमिनियम का फ्रेम है जिस पर आप लोगों ने विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटा, जिस पर आप लोगों ने विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटा और विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर आप लोगों ने एक आयताकार कुंडली का निर्माण किया। आप लोगों ने एक आयताकार कुंडली का निर्माण किया। यह है आपकी एक आयताकार कुंडली, ठीक है। इस आयताकार कुंडली को ऊपर एक तार से बांध दिया आपने। इस आयताकार कुंडली को ऊपर एक तार से बांध दिया। तार से बांधकर ये जो ऊपर इसमें एक टोपी नुमा संरचना होती है उसको कहते हैं मरोड़ टोपी। क्या बोलते हैं? मरोड़ टोपी। इस आयताकार धारावाही कुंडली में एक आयताकार एल्यूमिनियम के फ्रेम पर विद्युत रोधी तांबे का तार लपेटकर एक कुंडली बनाई, जिस कुंडली को ऊपर एक तार की सहायता से स्थिर कर दिया, लटका दिया। अब ये जो तार है, याद रखना, ये तार है फॉस्फर ब्रोंज का। ये तार किसका होता है? फॉस्फर ब्रोंज का, ठीक है। इसमें नीचे एक स्प्रिंग जुड़ी होती है, नीचे एक स्प्रिंग है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये तार हुआ फॉस्फर ब्रोंज। क्लियर है? इस कुंडली के दोनों ओर, इस कुंडली के दोनों ओर बेटा 2 प्रबल चुंबकीय ध्रुव होते हैं। इस कुंडली के दोनों ओर 2 प्रबल चुंबकीय ध्रुव होते हैं, N और S। ये दोनों ही चुंबकीय ध्रुव आपके नाल चुंबकों से बने होते हैं। नाल चुंबक से बना हुआ उत्तरी ध्रुव, नाल चुंबक से बना हुआ दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उसमें आपके ये जो चुंबकीय ध्रुव हैं वो इस कुंडली पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके इस फॉस्फर ब्रोंज के तार पर बेटा एक गोलीय दर्पण लगा होता है। और गोलीय दर्पण असल में होता है समतल दर्पण, लेकिन इसका आकार होता है गोलीय। आकार कैसा होता है? गोलीय। ये एक समतल दर्पण है जो गोलीय आकार का होता है। क्लियर? नीचे एक स्प्रिंग है और ऊपर इस मरोड़ टोपी से एक तार जुड़ा होता है जो आपका टर्मिनल T1 का काम करता है। ये है टर्मिनल T1 और ये है टर्मिनल T2। तो दोबारा सुन लीजिए आराम से। निलंबित कुंडली धारामापी में एक कुंडली होती है जिसको एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। इसको 2 प्रबल नाल चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में एक फॉस्फर ब्रोंज के तार से व्यवस्थित लटका दिया जाता है। ये तार ऊपर एक इस जगह स्थिर होता है जिसको मरोड़ टोपी कहते हैं। मरोड़ टोपी
और आपसे जुड़े हुए फास्फोर ब्रॉन्ज के तार पर एक गोलीय आकार का समतल दर्पण जुड़ा होता है। गोलीय आकार का समतल दर्पण जुड़ा होता है। क्लियर है? आप लोगों को मोनोटोपी से एक तार जुड़ा होता है, नीचे एक स्प्रिंग जुड़ी होती है जो टर्मिनल T1 और T2 का काम करते हैं। टर्मिनल क्या काम करेंगे? जब भी आप लोगों को किसी बाह्य परपथ में इस धारामापी को जोड़ना होगा तो आप जोड़ने के लिए दो तार चाहिए आपके लिए, तो यही वो दोनों तार हैं, टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2। इन दोनों से ही तो आप बाह्य परपथ में धारामापी को जोड़ोगे। दूसरी बात, धारामापी की कुंडली के अंदर एक कच्चे लोहे की आयताकार क्रोड रखी होती है। एक कच्चे लोहे की आयताकार क्रोड रखी होती है। आपकी कुंडली के अंदर एक कच्चे लोहे की आयताकार क्रोड रखी होती है, और कच्चे लोहे की आयताकार क्रोड का काम है चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना। चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना, याद रखना ये बात। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको 8वें चैप्टर में, जब चुंबकीय शैथिल्य वक्र पढ़ाया जाएगा, कि कच्चा लोहा एक दुर्बल चुंबकीय पदार्थ है जिसकी धारणशीलता अधिक होती है। यह चुंबकीय क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा धारण कर सकता है, जिसके कारण यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में सक्षम है। समझ गए? तो यह है इसकी संरचना। इसको मैं भाषा में बोल दूंगा, इसको लिखना है। अब बात करेंगे सिद्धांत व क्रियाविधि की, कि ये काम कैसे करेगा। तो देखिए, जैसे ही आप लोग इस टर्मिनलों से इस कुंडली में धारा प्रवाहित करोगे तो आपकी कुंडली में जाएगी धारा। एक आयताकार धारावाही कुंडली यानी आयताकार धारावाही लूप में जब धारा प्रवाहित होती है तो उस पर बेटा एक बलाघूर्ण लगता है। क्या लगता है? बलाघूर्ण। तो देखिए, जब आपके टर्मिनल T1 व T2 से, आपके टर्मिनल T1 व T2 से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे ही आप अपने इस टर्मिनलों को बाह्य परपथ में जोड़ दोगे, बैटरी से या विद्युत परपथ में, जिससे इसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित की जाती है, तो आपकी जो आयताकार धारावाही कुंडली है, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है पीछे कि आयताकार धारावाही कुंडली में जब भी धारा प्रवाहित होगी उस पर परिणामी बल तो लगता है 0, लेकिन एक बलाघूर्ण लगता है। कुंडली है तो कुंडली पर लगा बलाघूर्ण, कितना बलाघूर्ण लगेगा? तो आप लोगों ने पढ़ा है टॉर्क बराबर NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। क्लियर है? तो जहां अब N है आपकी कुंडली में फेरों की संख्या, N है कुंडली में फेरों की संख्या, I है आपकी कुंडली में प्रवाहित धारा, A क्या है? आपकी कुंडली का क्षेत्रफल, और B क्या है? आपके चुंबकीय ध्रुवों से लगा चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुवों से लगा चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन इन ध्रुवों से कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र लगता कैसा है? तो देखिए, परंतु ध्रुवों से कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुवों से कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यतः लगता है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र लगता है? त्रिज्यतः। कैसे लगेगा? सुनो, ये लगेगा ऐसे। आपकी, अब आप इसको ना, इस पूरे उपकरण को ऊपर से देखो। आपकी कुंडली है ये, ठीक है? ये है आपका उत्तरी ध्रुव और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है? तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा बेटा वो ऐसे ही तो लगेगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वृत्ताकार लूप के आपके त्रिज्या के रूप में। अब त्रिज्या का मतलब त्रिज्यतः लग रहा है और लंबवत है ही, तो बताइए थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कैसा लगेगा? लंबवत। तो थीटा 90 डिग्री है। तो अतः आप बलाघूर्ण निकालो, टॉर्क बराबर NIAB
और साइन 90 की वैल्यू 1, तो टॉर्क बराबर बोलिए क्या निकला, NIAB। ये है आपकी वृत्ताकार धारावाही कुंडली। क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार फिर समझ लो, क्योंकि मुझे इसको मिटाने की जरूरत पड़ेगी, मैं आगे बढ़ूंगा बाद में। तो सबसे पहले हम लोगों ने संरचना पढ़ी, क्या होता है। एक निलंबित कुंडली धारामापी में एक एल्यूमिनियम के आयताकार फ्रेम पर आप लोग विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर कुंडली बनाओगे। कुंडली बनाकर उसको एक फास्फर ब्रोंज के तार से लटका दोगे चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में। ठीक है, आपके फास्फर ब्रोंज के तार पर एक समतल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण लगा होता है और मरोड़ टोपी ऊपर का जो पॉइंट लगा होता है और नीचे जो स्प्रिंग जुड़ी है वो बाह्य परपथ के लिए टर्मिनल T1 और T2 का काम करते हैं। इसमें मध्य में एक कच्चे लोहे की खरोड़ रखी होती है। अब सोचिए, जैसे ही आप इसमें धारा प्रवाहित करोगे, क्या प्रवाहित करोगे? धारा प्रवाहित करोगे, इस कुंडली पर क्या लगेगा? बलाघुण। क्या लगेगा? बलाघुण। और इस बलाघुण के कारण कुंडली घूमेगी। इस बलाघुण के कारण कुंडली घूमेगी। कुंडली घूमेगी तो कुंडली के घूमने के कारण इस तार में ऐंठन उत्पन्न होगी। इस तार में ऐंठन उत्पन्न होगी। और बेटा ये जब तार में ऐंठन उत्पन्न होगी तो समतल दर्पण भी थोड़ा सा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? समतल दर्पण घूमेगा। और जैसे ही ये समतल दर्पण घूमेगा हमें पता चल जाएगा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि जब जब धारा प्रवाहित होगी समतल दर्पण घूमेगा। तो समतल दर्पण के घूमने से ही हम पता लगाएंगे कि परिपथ में धारा है या नहीं है। आप दोनों टर्मिनलों के तारों को परिपथ में टच कीजिए। जहां जहां पर आपका दर्पण घूमता है वहां पर धारा प्रवाहित होगी। जहां जहां पर दर्पण नहीं घूमेगा वहां वहां पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी कुंडली के घूमने से इस तार में ऐंठन उत्पन्न होगी। तार के ऐंठन उत्पन्न होने से समतल दर्पण में विक्षेप होगा, जिससे हम लोग धारा का संसूचन कर लेंगे। तो देखिए, इस बलाघूर्ण से कुंडली में क्या होता है? घूर्णन होता है। कुंडली में घूर्णन होता है तथा आपके फास्फर ब्रोंज के तार में ऐंठन उत्पन्न होती है। फास्फर ब्रोंज के तार में ऐंठन उत्पन्न होती है। तो जब फास्फर ब्रोंज के तार में ऐंठन उत्पन्न होगी तो समतल दर्पण में विक्षेप आता है। समतल दर्पण में क्या आता है? विक्षेप आता है। तो इससे हमें परिपथ में प्रवाहित धारा का पता चल जाता है। परिपथ में प्रवाहित धारा का पता चल जाता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे थोड़ा सा और है लेकिन बोर्ड पर जगह नहीं है, इसलिए आप लोग सबसे पहले ये संरचना लिखिए। तो लिखना शुरू कीजिए। संरचना में लिखिए, निलंबित कुंडली धारामापी में एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर अच्छा, जैसे अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो आप लोग अपनी वीडियो के 3 बिंदी वाला जो आइकॉन है उसको दबाएं। उसको दबाओगे नीचे आएगी प्लेबैक स्पीड। उस प्लेबैक स्पीड को कर लेना 0.75, वो आपकी होगी 1.00। तो उससे क्या, मेरे बोलने की स्पीड कम हो जाएगी और आप आराम से लिख भी पाओगे अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो। लिखिए दोबारा, निलंबित कुंडली धारामापी में एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर आयताकार धारावाही कुंडली बनाई जाती है। आयताकार धारावाही कुंडली बनाई जाती है। इस कुंडली को फास्फर ब्रोंज के तार द्वारा दो प्रबल चुंबकीय ध्रुव N व S के मध्य, दो प्रबल चुंबकीय ध्रुव N व S के मध्य लटका दिया जाता है।
लटका दिया जाता है। फॉस्फर ब्रोंज के तार पर एक समतल दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण लगा होता है। मरोड़ टोपी से जुड़ी हुई स्प्रिंग, मरोड़ टोपी से जुड़ी हुई स्प्रिंग बाह्य परिपथ के लिए, बाह्य परिपथ के लिए टर्मिनल T1 एवं आयताकार कुंडली के निचले भाग पर, एवं आयताकार कुंडली के निचले भाग पर जुड़ी स्प्रिंग टर्मिनल T2 का कार्य करती है, टर्मिनल T2 का कार्य करती है। दोनों प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा, दोनों प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा कुंडली पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यतः, त्रिज्यतः या कुंडली के लंबवत लगता है, त्रिज्यतः या कुंडली के लंबवत लगता है। ये संरचना हुई। उसके बाद आप लोगों को सिद्धांत व क्रिया विधि से यहाँ तक लिखना है, डायग्राम बनाना है। एक बार समझा रहा हूँ दोबारा से क्या लिखा हुआ है। जैसे ही टर्मिनलों से इसमें धारा प्रवाहित होगी, कुंडली पर लगेगा एक बलाघूर्ण, टॉर्क बराबर NIAB sin थीटा, जहाँ N कुंडली में फेरों की संख्या, धारा I, कुंडली का क्षेत्रफल A, चुंबकीय क्षेत्र B। आपके ध्रुवों पर, ध्रुवों के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में लगेगा बेटा वो लगेगा त्रिज्यतः या कुंडली के लंबवत, तो थीटा हो गया 90, sin 90 की वैल्यू 1, तो बलाघूर्ण आ गया NIAB। इस बलाघूर्ण की वजह से कुंडली घूमेगी। अच्छा, संरचना में एक चीज और लिखनी है कि कुंडली के मध्य में एक कच्चे लोहे की क्रोड रखी रहती है। कुंडली के मध्य रिक्त भाग में, कुंडली के मध्य रिक्त भाग में एक कच्चे लोहे की क्रोड रखी रहती है। उसके बाद जब बेटा टॉर्क बराबर NIAB, अब वापस समझते हैं। इस बलाघूर्ण के कारण कुंडली घूमेगी, कुंडली घूमेगी तो तार में ऐंठन उत्पन्न होगी। जब इस तार में ऐंठन उत्पन्न होगी ऐसे, तो गोलीय दर्पण घूमेगा, और गोलीय दर्पण के घूमते ही हमें पता चल जाएगा कि परिपथ में धारा प्रवाहित तो हो रही है। क्लियर है? तो आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है और इसको यहाँ सिद्धांत व क्रिया विधि से यहाँ तक लिखना है। फटाफट लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके लिखोगे। अब वीडियो पॉज करके आप इसको पूरा नोट करोगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और समझते हुए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप एक बात बताओ, आपने कुंडली में धारा प्रवाहित की, कुंडली पर बलाघूर्ण लगा, कुंडली घूमी, तार में ऐंठन उत्पन्न हो गई। जब तार में ऐंठन उत्पन्न होगी तो क्या तार अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आना चाहेगा? मैं किसी भी चीज को ऐसे मोड़ूं, एक तार लेकर या धागा लेकर आप उसको ऐसे ऐंठो, जैसे इसमें ऐंठन उत्पन्न होगी तो छोड़ोगे तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगा। तो क्या ये तार अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आना चाहेगा? किसी भी पिंड पर अगर कोई बल लगे और वो प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए जो विपरीत बल लगाता है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। तो यहाँ पर जो बल लगेगा, बल तो है नहीं, यहाँ पर बलाघूर्ण लग रहा है, तो ये तार अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए, जैसे मान लीजिए ये तार घूम रहा है ऐसे, तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए, और ये घूम रहा है इस बलाघूर्ण टॉर्क की वजह से, तो ये तार अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए ऐसे एक प्रत्यानयन बलाघूर्ण लगाएगा, प्रत्यानयन बलाघूर्ण। और उस प्रत्यानयन बलाघूर्ण को डिनोट कर रहा हूं टॉर्क आर से। किससे? टॉर्क आर से। तो तार में ऐंठन उत्पन्न होने के कारण तार पर एक प्रत्यानयन बलाघूर्ण लगता है, तार पर एक प्रत्यानयन बलाघूर्ण लगता है जो तार को, या अब तार घूमेगा, वापस से तार ऐसे घूमेगा तो कुंडली भी घूमेगी, तार को या कुंडली को प्रारंभिक अवस्था में
लाने का प्रयास करता है। ये बलाघूर्ण उस तार को प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करेगा, तो जब तार उल्टा घूमेगा तो ये कुंडली भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। अब आप बताइए कि वो बलाघूर्ण तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण, तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण किस पर निर्भर करेगा? प्रत्यानयन बलाघूर्ण कितना लगेगा? जितना आप तार को ऐंठोगे प्रत्यानयन बलाघूर्ण भी उतना ही लगेगा। ऐंठने का मतलब है जितना कुंडली घूमेगी, जितना कुंडली घूमेगी उसको प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए उतना ही प्रत्यानयन बलाघूर्ण लगेगा। जितना कुंडली घूमेगी मतलब जितना इसमें कोणीय विस्थापन होगा, जितना कोणीय विस्थापन होगा तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण कुंडली में उत्पन्न कोणीय विस्थापन पर, किस पर? कोणीय विस्थापन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कोणीय विस्थापन पर। तो जो प्रत्यानयन बलाघूर्ण है वो निर्भर करेगा कोणीय विस्थापन पर। या टॉर्क आर बराबर सी थीटा, जहां सी एक नियतांक है, जहां सी क्या है? एक नियतांक है। समानुपाती का चिन्ह हटा तो मैंने एक नियतांक ले लिया, समानुपाती का चिन्ह हटा तो मैंने एक नियतांक ले लिया। कॉल करूं, रुक 2 मिनट में कॉल करूं। तो बेटा ये जो प्रत्यानयन बलाघूर्ण लगेगा वो कोणीय विस्थापन पर निर्भर करेगा। जितनी कुंडली घूमेगी उतना कोणीय विस्थापन होगा, उतना ही प्रत्यानयन बलाघूर्ण लगेगा। अब आप सोचिए, आपका बलाघूर्ण टॉर्क कुंडली को इधर घुमा रहा है और प्रत्यानयन बलाघूर्ण वापस घुमा रहा है, वापस घुमा रहा है। तो आपका प्रत्यानयन बलाघूर्ण ये इस कुंडली को प्रारंभिक अवस्था में लाना चाहता है। तो कुंडली की साम्यावस्था में, सैचुरेशन स्टेट में, कुंडली साम्यावस्था में है। इसका मतलब क्या है? अब इस कुंडली ने घूमना बंद कर दिया, कुंडली ने घूमना बंद कर दिया, कुंडली ने घूमना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? जितना इस पर ये बलाघूर्ण लगा था उतना ही प्रत्यानयन बलाघूर्ण लग गया। दोनों के मान बराबर हो गए। अभी ना तो ये ज्यादा ना ये ज्यादा, अब ना तो ये इधर घुमा सकता है और ना ये उल्टा घुमा सकता है। तो कुंडली साम्यावस्था में है। तो बताइए कुंडली की साम्यावस्था में टॉर्क बराबर टॉर्क आर हो जाएगा। टॉर्क बराबर टॉर्क आर हो गया। मान रखने पर, मान रखिए, टॉर्क का मान है NIAB, टॉर्क आर का मान है सी थीटा। तो यहाँ से I का मान निकालिए C/NAB और साथ में थीटा। तो अतः आपकी धारा I बराबर क्या निकली? C/NAB साथ में थीटा या फिर K थीटा, या फिर K थीटा। तो अतः आपकी धारा I समानुपाती हो गया थीटा के। कैसे हुआ? आपने टॉर्क को टॉर्क आर के बराबर किया, टॉर्क का मान NIAB, टॉर्क आर का मान सी थीटा, यहाँ से C/NAB। सी कांस्टेंट है, n कुंडली में फेरों की संख्या कांस्टेंट, ए कुंडली का क्षेत्रफल वो भी नियत, बी चुंबकीय क्षेत्र कितना लग रहा है वो भी नियत। तो ये सब के सब नियत हैं। तो धारा कोणीय विस्थापन के समानुपाती। इसका मतलब इस कुंडली में जितनी तुम धारा प्रवाहित करोगे उसमें कोणीय विस्थापन भी उत्पन्न उतना ही होगा, यानी ये उतना ही विक्षेप दिखाएगा, उतनी ही रीडिंग देगा, उतना ही विक्षेप दिखाएगा। तो आज आप लोगों ने इस क्लास में निलंबित कुंडली धारामापी पढ़ा, संरचना लिखी, संरचना पढ़ी, उसका सिद्धांत पढ़ा, ठीक है। और सिद्धांत पढ़ने के बाद में क्या निकाला निष्कर्ष? अतः कुंडली में उत्पन्न कोणीय विस्थापन किस पर निर्भर करेगा बेटा? प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रवाहित धारा पर। क्लियर है? तो आप लोगों को इसको दोबारा से अब यहाँ से यहाँ तक नोट करना है। नोट करिए, नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन कीजिए। कल हम इससे आगे की चीज़ लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए जय श्री राम।